अध्याय 6 परिमाप और क्षेत्रफल। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं परिमाप होता क्या है। तो देखिए यहाँ पर परिमाप लिखा है, किसी बंद आकृति के घेरे की लंबाई जो होती है उसे क्या कहते हैं, परिमाप कहा जाता है। आगे हम इसका सूत्र भी दिखाएंगे आपको। तो यहाँ पर देखिए ये अगला है आपका क्षेत्रफल किसे कहते हैं, तो किसी बंद आकृति से घिरे हुए क्षेत्र का जो माप होता है उस आकृति का क्या कहलाता है, क्षेत्रफल। इसके बाद इसका सूत्र होता है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणित भुजा, क्योंकि वर्ग में एक ही भुजा होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये इस प्रकार से एक चित्र दिया गया है, इसका क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये भुजा दी गई हैं इसकी सबकी। तो देखिए यहाँ पर अगर टेबल का परिमाप निकालते हैं तो यहाँ पर जितनी भी इसकी भुजाएं हैं सभी भुजाओं को जोड़ देते हैं तो इसका परिमाप निकल आता है। यदि हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इसकी केवल लंबाई व चौड़ाई लेते हैं, उन दोनों को गुणा कर देते हैं, तो जो निकलता है वह क्षेत्रफल होता है। तो अच्छे से ध्यान रखिएगा, चारों भुजाओं का योग जो होता है वह परिमाप होता है, और लंबाई व चौड़ाई का जो गुणनफल होता है वो आयत का क्षेत्रफल होता है। ये रहा हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीन पर। क्या लिखा हुआ है, किसी बंद आकृति की बाहरी सीमा की लंबाई को क्या कहलाती है या क्या कहते हैं। ऑप्शन है क्षेत्रफल, परिमाप, भुजा या चौड़ाई। तो इसका सही आंसर लगाएंगे आप परिमाप, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर सम बाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 3 गुणित भुजा, 2 गुणित भुजा, भुजा गुणित भुजा या फिर 4 गुणित भुजा। तो आप देखेंगे सम जो बहुभुज होता है यानी समबाहु त्रिभुज होता है उसमें कितनी भुजाएं होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं, और तीनों बराबर लंबाई की होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 3 गुणित भुजा। अगला क्वेश्चन दिया है, एक वर्ग का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है ऑप्शन दिए गए आपका ए, बी, सी या डी। तो इसमें 2 भुजाएं होती हैं, इसका सूत्र होता है भुजा गुणित भुजा, जो हम आगे ही आपको बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। तो अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए आयत का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो क्षेत्रफल का आपको सूत्र होना चाहिए पता, इसका होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, यानी एल गुणित बी। तो इसका सूत्र होता है, तो लंबाई कितनी है आपकी 8 और चौड़ाई कितनी है 6, तो इनका गुणा कर देंगे आप, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। तो 8 6 कितना होता है 48 होता है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन वर्ग सेंटीमीटर में, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5वां। तो ये रहा हमारा 5th क्वेश्चन, जिसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। 100 वर्ग सेंटीमीटर, 40 वर्ग सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणित भुजा, वही वर्ग सेंटीमीटर में 10 का गुणा करेंगे 10 में तो कितना आएगा 100, यानी ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 6वां, एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग की भुजा को यदि दोगुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा। ऑप्शन है 2 गुना, 4 गुना, 3 गुना या 5 गुना। तो जितना भी गुना करते हैं उसका अपन क्या कर देते हैं, यहाँ पर वर्ग कर दिया जाता है। 2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, यानी 4 गुना बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 7 से लेकर 12 तक के जो रिक्त स्थान है उनकी पूर्ति कीजिए। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया, इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। और तो यहाँ पर लिखा हुआ है आपका, किसी बंद आकृति वस्तु द्वारा सतह पर घेरे जाने वाले जो क्षेत्र होता है, क्षेत्र को घेरता है उसे क्या कहते हैं, क्षेत्रफल। इसके बाद लंबाई को घेरता है तो परिमाप। ध्यान रखेंगे क्षेत्र को घेरा है इसलिए क्या कहेंगे, क्षेत्रफल भरेंगे। अगला क्वेश्चन है, आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई एवं चौड़ाई का क्या होता है, तो गुणनफल होता है, यानी मल्टीप्लाई होता है। अगला है 16 वर्ग सेंट, यहाँ पर 16 मीटर लंबे तार से बनाए गए वर्ग की भुजा का माप बताना है। तो देखिए यहाँ पर 16 है, यानी इसका परिमाप कितना है 16 है। वही कैसा है, वर्ग है, इसकी चारों भुजाएं कैसी होंगी, बराबर। तो चारों भुजाएं बराबर होगी तो 16 को 4 से भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 4। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 6 सेंटीमीटर लंबाई और 4 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल बताना है। तो इसका सूत्र होता है आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई, यानी एल गुणित बी। तो 6 गुणित 4 का गुणा कर दीजिएगा, जितना आपका आंसर आएगा 24, वही आपका आंसर हो जाएगा, 24 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते ले। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रोहित 20 मीटर लंबे और 15 मीटर चौड़े पार्क के घेरे को दौड़कर एक 4 चक्कर लगाने पर वह, यहाँ पर आंसर दिया गया कितने मीटर की दूरी तय करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर 280। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, तो अगला क्वेश्चन आपका क्या होने वाला है 12वां। तो यहाँ देख सकते हैं, दो आयतों को जोड़ने पर बनाए गए एक वर्ग का क्षेत्रफल दोनों आयतों के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन 13वां देख लेते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। तो आइए इसका क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, पहले क्या दिया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया आपका,
तार से बने 4 सेंटीमीटर की भुजा वाले एक समत्रिभुज को खोलकर एक वर्ग बनाया गया है। तो इसका ये रहा उत्तर। तो इसको देख लीजिए। वर्ग का जो परिमाप है त्रिभुज के परिमाप के दोनों बराबर होंगे। तो वर्ग का परिमाप लगाएंगे आप 4 गुणित भुजा, और त्रिभुज का परिमाप होता है भुजा का योग चारों या तीनों भुजाओं का योगफल, या फिर लगाएंगे 3 गुणित भुजा। तो यहाँ पर 3 दिया है और भुजा कितनी दी गई इसकी 4। तो यहाँ पर 4 लिखेंगे। इस 4 से इस 4 को काट देंगे तो भुजा बराबर आपका आ जाएगा उत्तर 3 सेंटीमीटर। यही इस सवाल का उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14। तो क्या दिया गया, 14वां क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर। तो इसको देख लीजिए। एक सम षटभुज का परिमाप 36 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी ये बताना है। तो यहाँ पर परिमाप दिया गया है 36 और ये षटभुज है। तो षटभुज में आपका सम है तो सभी भुजाएं वो होंगी, समान भुजाएं होंगी। तो 6 भुजाओं से इसमें भाग दे देंगे 36 में। तो जो आपका कटकर उत्तर आएगा वही इसका प्रत्येक भुजा की जो माप है वो हो जाएगी। तो 36 को 6 से काटेंगे तो 6 बार में कट जाएगा। यही आपका आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए 15वें में क्या दिया गया है। तो 15वें में दिया गया है एक त्रिभुज दिया गया है। इसकी भुजाएं 5, 8 और 4 सेंटीमीटर दी गई हैं। इनका हमसे परिमाप को पूछा है। तो परिमाप होता है सभी भुजाओं का योगफल। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो 5, 8, 4 इनका योगफल जो हो जाएगा वो 17 सेंटीमीटर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 16वां दिया गया है हमारा। 16वें क्वेश्चन पे देखिए क्या लिखा है आपका। तो यहाँ पर 16वां क्वेश्चन दिया गया है। एक 48 सेंटीमीटर लंबे धागे से बने समत्रिभुज की प्रत्येक भुजा की माप ज्ञात कीजिए। तो आइए इसका आंसर लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे समत्रिभुज का जो परिमाप है वो कितना दिया गया है 48 सेंटीमीटर। त्रिभुज सम है तो सभी भुजाएं कितनी होंगी, जो भी है सब समान होंगी, तीनों भुजाएं। तो तीनों भुजाओं जितनी भुजाएं होती हैं उससे इसको भाग दे देते हैं। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा आपका 16 सेंटीमीटर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। 17वां क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा 17वां क्वेश्चन। 17 मीटर लंबे और 12 मीटर चौड़े आयत का पार्क का जो क्षेत्रफल है वो ज्ञात करना है। तो इसका देखिए आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, और दोनों मान रख देंगे, दोनों का जो गुणा कर देंगे तो आंसर आपका आने वाला है यहाँ पर 204 वर्ग मीटर। अगला क्वेश्चन होने वाला है 18 है, जिसमें दिया गया है 28 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का जो कागज है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको लिखना है वर्गाकार कागज का क्षेत्रफल। आपको सूत्र पता ही होता है कि इसका होता है वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणित भुजा। तो 28 दी गई थी तो 28 गुणित 28 करेंगे। इसका जो गुणा करने पर आपको मिलेगा 784 मिलेगा। और क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेंटीमीटर में या वर्ग मीटर में मिलता है, यानी वर्ग में आता है हमेशा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 19 से 24 तक आपके लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए। तो ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते चलिएगा। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर जो आंसर है वो लिखना है। देखिए यहाँ पर क्या लिखना है। यहाँ पर 300 लाठियों की जो लंबाई है वो आपकी इतनी हो जाएगी। इसके बाद आपको इसमें मीटर में बदलना है तो आपको 100 का भाग देंगे। 100 से भाग देने पर 2 जीरो कट जाएंगे। तो यहाँ पर 450 है वो मीटर में उत्तर आ जाएगा। इसके बाद हमें वर्गाकार जो मैदान है उसकी भुजा निकालनी है। तो वर्गाकार में कितनी भुजाएं होती है, वर्ग में 4 भुजाएं होती है, तो इसमें 4 से भाग दे देंगे। तो आपको जो आंसर बनने वाला है वो आपका होने वाला 112.5 मीटर। यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां। तो इसको देख लीजिए। यहाँ पर क्या दिया गया है। एक मैदान की लंबाई दी गई 300, चौड़ाई दी गई है 200। एक बच्चा मैदान के चारों ओर चक्कर लगाता है या लगा रहा है। 4 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितने चक्कर लगाने होंगे यही आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर इसका लिखेंगे आंसर आप, ये रहा। तो एक पहले तो लगा लेंगे एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी है। तो यह आपका निकलेगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई के सूत्र से। इसका आप मान रख देंगे तो यहाँ पर जोड़ने के बाद जो गुणा होगा वो आपका 1000 मीटर हो जाएगा, जिसका मान होता है 1 किलोमीटर। तो एक चक्कर में 1 किलोमीटर तय कर रहा है। आपको कितने किलोमीटर जाना है, 4 किलोमीटर। तो आपको यहाँ पर 4 का गुणा कर देना है। तो 4 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 चक्कर लगाने होंगे। यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका 21वां क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया गया है आपका। तो एक वर्गाकार पथ के चारों ओर यहाँ पर 10 चक्कर लगाकर 5 किलोमीटर की दूरी तय करना, पथ की भुजा भी ज्ञात करनी है। ठीक है। इसके तो देखिए क्या करेंगे। एक चक्कर में तय की गई दूरी देखेंगे तो यहाँ पर इसका निकलेगा आपका 500 मीटर, यानी 5 किलोमीटर को हम पहले मीटर में बदलेंगे तो हो जाएगा 5000 मीटर। और 5000 मीटर में आपका यहाँ पर 10 से भाग देंगे क्योंकि 10 चक्कर लगाए हैं। तो एक चक्कर में आपकी कितनी दूरी निकली है, 500 मीटर। इसके बाद हमें इसकी भुजा बतानी है। तो ये वर्ग का परिमाप हो जाएगा, जितनी भी यहाँ पर निकली है ये लंबाई वो ये वर्ग की, इसलिए इसमें कितने भाग देंगे, 4 से। जो उत्तर आने वाला है वो आपका हो जाएगा 125। यही इसकी भुजा की लंबाई हो जाएगी।
तो अच्छे से इसको नोट डाउन करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22वां। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 22। इसमें क्या दिया गया है, एक त्रिभुजाकार बगीचे की दो समान भुजाओं में से प्रत्येक 17 सेंटीमीटर की है। तो यहाँ पर देखिए ये दी गई 17 सेंटीमीटर की। इसके बाद आपका यहाँ पर लिखा बगीचे का एक चक्कर लगाने में 56 मीटर चलना पड़ता है। तो बगीचे की तीसरी भुजा ज्ञात कीजिए। यानी इसका परिमाप दिया गया है हमें 56 मीटर। तो यहाँ पर तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, यही इसका परिमाप का सूत्र होता है। तो यहाँ पर ये सूत्र देखेंगे, यहाँ पर 17 17 और प्लस में जो हमने x माना है उसका मान निकालना है तीसरी भुजा का। तो ये 17 जुड़कर 34 हो जाएंगे। ये 34 इस साइड जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे और इसको घटा देंगे तो आपका x का वैल्यू जो है वो 22 आ जाएगा। यही हमारी तीसरी भुजा हो जाएगी। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है 23। इसमें क्या दिया गया है, एक समाचार पत्र एजेंसी 100 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से विज्ञापन छापती है। यदि समाचार पत्र की लंबाई 60 सेंटीमीटर, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर है तो आधे पेज का जो विज्ञापन है देने के लिए कितनी राशि खर्च करनी होगी। तो इससे पहले इसका हम जो यहाँ पर है वो लिख देंगे। इसके बाद इसका जो आधा क्षेत्रफल है उस पेज का आप क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता ही है, भाग 2 से देना है, आधे का निकालना है। तो इसका हम मान रख के काटा पीटी करके जो मान निकालेंगे वो आ जाएगा आपका 1200 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर आधे पेज का विज्ञापन देने के लिए हमें 10 रुपये देने पड़ रहे हैं प्रति 1 वर्ग सेंटीमीटर का। तो यहाँ पर इसका निकालेंगे, यहाँ पर 10 ऊपर 100 का गुणा करेंगे और नीचे आप यहाँ पर लिखेंगे 10। तो 10 से एक जीरो कट जाएगा तो यहाँ पर 1200 में एक जीरो बढ़ जाएगा। तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा 12,000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे बटे 2 नहीं लिखना है, यहाँ पर बटे में कितना लिखना है 10। तो अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24वां। तो ये दिया गया 24वां, आपको क्या ज्ञात करना है, एक वर्ग का क्षेत्रफल, एक मैदान का क्षेत्रफल दिया गया 1600 वर्ग मीटर। उस मैदान की लंबाई 80 दी गई है तो चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है। तो ये सूत्र लगाना है आपको। यहाँ पर मैदान का क्षेत्रफल दिया गया है, लंबाई गुणे चौड़ाई सूत्र होता है। लंबाई आपकी 80 दी गई है, चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो ये 80 यहाँ पर गुणा की संख्या कम आ जाएगी इसके बटे में, इससे आपको भाग दे देना है। तो भाग देने पर जो हमारा उत्तर आने वाला है वो आपका 20 मीटर हो जाएगा। यही इस सवाल का उत्तर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है तो ये आप देख सकते हैं 25वां क्वेश्चन, अच्छे से देख लीजिएगा। तो आइए इसका हल दिखा देते हैं आपको। क्या दिया गया है, किनारियों को छोड़कर शेष भूखंड की लंबाई कितनी दी गई है। तो भूखंड की लंबाई दी है 20 मीटर, में से आपको घटा देना है 8। तो यहाँ पर 8 घटा देंगे तो इसका जो आ जाएगा आपका आ जाएगा 12 मीटर। इसके बाद शेष भूखंड की जो चौड़ाई निकालेंगे तो यहाँ पर 16 में से आपको फिर 8 घटा देना है तो ये 8 आ जाएगी। ये किस प्रकार से आने वाली है, तो दोनों साइड 4 4 है तो दोनों को यहाँ पर जोड़कर घटा देते हैं। इसके बाद जो आपका है इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है शेष भूखंड का। तो लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे और आपकी लंबाई जो है आपकी 12 है, चौड़ाई आपकी 8 है, इनका गुणा कर देंगे तो 96 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 26वां। इसमें आपको 30 सेंटीमीटर भुजा वाले 50 वर्गाकार टाइलों की कोई पूरी तरह से ढक दिया जाएगा, इसका आपको बताना है। देखिए तो इसका हम सलूशन आपको बता देते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ दिया है एक वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। इसके बाद 50 टाइलों का निकालना है तो 50 का इसमें गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 45,000 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पर यही आपका जो टाइलों का क्षेत्रफल है वही आपका फर्श का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है तो ये चित्र दिया गया है, यदि इन चित्रों को आयत के रूप में रख दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका क्षेत्रफल इन दोनों यहाँ पर कर लेना है। देखिए तो यहाँ पर लंबाई दी गई थी 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी गई थी 3। इसका आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो इसका जो गुणा कर देंगे तो वो हमारा आ जाएगा 12 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका 28वां। तो 28वां देख लेते हैं क्या लिखा है। तो ये दिया गया है आपका क्वेश्चन, अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। इसका आंसर दिखा देते हैं। राजू द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो इसका मान रख देंगे तो आपका आ जाएगा 500 मीटर। इसके बाद सोहन द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी वर्ग की है तो आपका हो जाएगा 4 गुणित भुजा, तो इसका आ जाएगा 8 यहाँ पर 480 मीटर। अब यहाँ पर दिया गया किसने ज़्यादा तय की है, तो इन दोनों में ज़्यादा किसकी है, तो आप देख सकते हैं ज़्यादा है राजू की, जो 500 है। कितनी ज़्यादा है, इन दोनों को घटा देंगे तो आ जाएगा 20 मीटर अधिक तय करता है राजू। अगला दिया गया है तो ये आप अच्छे सवाल पढ़ लीजिएगा 29वां। इसका हम आपको सलूशन दिखा देते हैं। तो ये रहा आपका सलूशन इसका।
तो ये आपका दिया है आयत ABCD का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये आ जाएगा 27 वर्ग सेंटीमीटर। और आयत एक है आपका EFGH, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका भी आपका आ जाएगा 27 वर्ग सेंटीमीटर। और पूरी आकृति यानी कुल क्षेत्रफल क्या होगा, 27 और 27 को जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 54 वर्ग सेंटीमीटर, जो इस सवाल का उत्तर है। अगला हमारा दिया गया 30वां। तो 30वां आप देख सकते हैं, ये सवाल दिया है ऊपर और इसका डायग्राम दिया गया है। तो आइए इसका जो सवाल का उत्तर ज्ञात करना है आपको, वो आपको यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले आपको निकालना है वॉशरूम एरिया की लंबाई दी गई है हमारी कितनी, यहाँ पर इसको 30 और इनको घटा के आपको लिख देना है। तो ये आ जाएगी आपकी यहाँ पर 4 फीट यहाँ पर। इसके बाद ये यहाँ पर दी गई है लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी 18 फीट और चौड़ाई कितनी दी गई है 4 फीट। इन दोनों को गुणा कर देंगे आप यहाँ पर तो आ जाएगा 72 इसका क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर बाथरूम सेकंड की लंबाई दी गई है आपकी 10 फीट, यहाँ पर 14 फीट और चौड़ाई दी गई है 10 फीट। इन दोनों का आपको यहाँ पर सूत्र में मान रख देना है। मान रखने के बाद आपका जो उत्तर आने वाला है वो हो जाएगा आपका 48 फीट। अध्याय देखने वाले हैं वो कितना होने वाला है, 7 होने वाला है, जिसका नाम आपका है भिन्न, इंग्लिश में इसको फ्रैक्शन बोलते हैं। तो किस प्रकार से होती है आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए तो यहाँ पर 3 मित्रों वाले समूह में प्रत्येक मित्र को जो मिलने वाला हिस्सा वो क्या होगा 1/3, और अगर 2 मित्र हैं तो उसका हिस्सा क्या होगा 1/2। अब इनमें से बड़ा पूछा जाए तो कौन होता है, तो जिसके बटे में ज़्यादा बड़ी संख्या होगी वही छोटी होगी। तो यहाँ पर 1/2 बड़ा होगा और 1/3 छोटा होगा। तो इस प्रकार से ये भिन्नों का होता है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये 1 बड़ा है क्योंकि इसके नीचे छोटी संख्या है, और ये 1/3 छोटा है क्योंकि इसके नीचे बड़ी संख्या है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मतलब यहाँ पर आप समझेंगे इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो क्या क्या होने वाले हैं। तो पहला प्रश्न दिया गया आपका ऑब्जेक्टिव, इसको देख लीजिए। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न होने वाला है 6/5 में अंश है। तो यहाँ पर ऑप्शन है 5, 6, 1, 11। तो इसमें जो देख सकते हैं आप ऊपर वाली संख्या होती है उसे अंश कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है 3 पाव को भिन्न के रूप में लिखा जाता है। तो ऑप्शन है आपका 1/3, 1/4, 3/4 या फिर 4/3। तो यहाँ पर 3 पाव पूछा है, तो यहाँ पर देखिए 3/4 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये हमारा दिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है तीसरा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो इसमें क्या दिया गया है इसको देख लीजिए। यदि एक रोटी को 4 बच्चों में बराबर बराबर बांटें या बांटते हैं तो प्रत्येक बच्चे को रोटी का कितना हिस्सा या कौन सा भाग मिलता है। ऑप्शन है A, B, C या D। तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा, एक रोटी को हमें कितने बच्चों में बांटना है 4 में, तो एक में हम 4 का भाग देंगे, यानी ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तीसरे के बाद चौथा। तो ये रहा हमारा प्रश्न नंबर चौथा। इसमें लिखा है 3/4 1/4 से कितना अधिक है। ऑप्शन है आपका 1/2, 3/4 या 1/3 या फिर 1/4। तो इसमें पूछा है 3/4 यानी 3/4 और 1/4 मतलब 1/4। इन दोनों को घटाना है, तो इसका घटने के बाद आ जाएगा, नीचे सेम है एक बार लिखेंगे, ऊपर का घटा देंगे। तो इसको काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 1/, जो आंसर है वो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए इसका आंसर दिखा देते हैं। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं रेड चिन्ह से लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 5वां। तो इसमें देख लीजिए, लॉन्ग है थोड़ा क्वेश्चन। समूह ए में 3 गजक को 9 बच्चों में बराबर बराबर बांटा गया है तथा समूह बी में 4 गजक को 9 बट्टियों, जो यहाँ पर 9 बच्चों में बराबर बराबर भागों में बांटा गया है। तो समूह बी में प्रत्येक बच्चे को समूह ए से जो बच्चे हैं उनसे कितनी अधिक भाग में जो आपका हिस्सा है वो मिला हुआ है भाग। तो ऑप्शन आपके दिए गए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर आप लगाने वाले हैं वो हमारा ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर बी 1/9। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया 6वां। तो इसका देख सकते हैं यह क्या लिखा हुआ है इसका। दिए गए चित्र में कितने 1/4 मिलकर 1/2 बनाते हैं। तो ऑप्शन दिए गए हैं 8, 4, 2 या 6। तो इसमें आप 1/4 में आप कितने का मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर तो 2 का कर देंगे। तो आप यहाँ से 2 से काट देंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका जो सही होने वाला है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका आंसर, ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी 2, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो 7 से लेकर 12 तक दिए गए। किसी
भी उचित भिन्न का जो मान होता है वो हमेशा किससे छोटा होता है, तो 1 से छोटा होता है। तो पहले वाले में आपको क्या भरना है, 1। अगला क्वेश्चन है 1 किलोग्राम आम खरीदने पर समान वजन के 10 आम मिलते हैं तो एक आम का वजन, कुल जो वजन है उसका कितना होता है, तो उसका आपका हो जाएगा 1/10। दूसरे का आंसर है ये हमारा रिक्त स्थान का। इसके बाद तीसरा रिक्त स्थान दिया गया है, तो इसको देख लीजिए क्या लिखा है। यहाँ दिया गया है कि दिए गए चित्र में छायांकित भाग बताना है आपको कितना है। तो आपके टोटल बॉक्स हैं 5 ऊपर 5 नीचे, तो नीचे लिख जाएगा 10 और भरे हुए हमारे कितने इसमें से 5, तो 5/10 होगा। इसको काट देंगे, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो 1/2 आंसर हो जाएगा जो इसमें आपको भरना है। दिख रहा होगा आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है 11 है। तो 11 क्या दिया गया है, 5 किलो टमाटर को बराबर 4 थैलों में भरा गया है। ऐसे ही 15 किलोग्राम टमाटर को बराबर भरने के लिए थैलों की आवश्यकता होगी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 12 है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन दिया गया 12 है। तो 12वें क्वेश्चन में आपको क्या भरना है, तो देखिए 4 मित्रों ने समान वजन के 12 सेब खरीदे। बराबर बांटने पर प्रत्येक का हिस्सा सेबों की संख्या का कितना होगा भाग, 1/4। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है 13 है। तो ये देख सकते हैं, ये चित्र दिया गया है। चित्र में छायांकित भाग को भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। तो आइए इसको गिन लेते हैं। पहले टोटल कितने यहाँ पर जो आपके हैं इसमें बॉक्स हैं, तो आप गिनेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, इसके बाद ये 6 7 और ये 8। तो टोटल कितने हमारे बॉक्स 8 हैं। इसमें जो रंगीन है वो कितने हैं आपके, आप यहाँ देख सकते हैं। तो 1 2 और 3, तो यहाँ पर जितने रंगीन हैं वो 3। तो यही हमारे इस सवाल का आंसर हो जाएगा 3/8। तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा यहाँ पर, तो अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 14। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये दिया गया है, क्या लिखा है कि यहाँ पर 1/2 का आधा कितना होगा, यानी 1/2 का आपको आधा करना है। तो 1/2 का आप आधा करेंगे यहाँ पर, तो इसका भी आधा करेंगे तो यहाँ पर आएगा, और आप यहाँ से इसको बटे में 1 मानेंगे तो यहाँ पर ऊपर पहुँच जाएगा। तो इसका 1/आधा कितना होगा, या 1/4 होगा। ये वाला आंसर नहीं है, यानी 1/4 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये गलत टाइप है तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा, यहाँ पर एक लड्डू यहाँ पर दिया गया है। एक लड्डू को 5 बच्चों में बराबर बांटने पर प्रत्येक बच्चे को लड्डू का कौन सा भाग मिलेगा, भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसका आंसर आपको लिख लेना है 1/5, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 क्या दिया गया है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। इसमें आपको 3/7 और 4/8 में से ये बताना है कौन सी बड़ी भिन्न है। तो सबसे पहले हम इसे भाग से करेंगे हल। तो इसका 7 का भाग देंगे इसमें, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.42 और भी आगे जाएगा। फिर हम 4 को भाग देंगे 8 से, तो इसका आंसर आएगा आपका 0.5। 5 का मतलब होता है दशमलव के बाद कितने भी 0 बढ़ाए जा सकते हैं, तो इसको हम 50 लिख लेंगे। अभी ये 42 है और ये 50 है, तो कौन बड़ा हुआ, ये वाला बड़ा है, इसलिए हम लिख देंगे 4/8 बड़ा है 3/7 से। तो इस प्रकार से नोट डाउन कर लेना है। अगला क्वेश्चन दिया है 17, तो इसका देख लीजिए क्या लिखा है। तो ये दिया क्वेश्चन हमारा 17 है, तो आप अच्छे से मिला लीजिए किताब में। क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है नगमा का विद्यालय घर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है तथा महिमा का जो विद्यालय है वो 7/3 किलोमीटर दूर है। दोनों में से किसका विद्यालय घर से अधिक दूरी पर है और कितना अधिक, ये आपको बताना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, तो दोनों के लिख लेते हैं, इसको हल करेंगे हम। तो यहाँ क्या लिखा है आपका, नगमा का जो विद्यालय है वो घर से उसकी दूरी कितनी है, यहाँ पर एक सही 1/2 ये लिखा हुआ है। इसको हम सही बदलेंगे तो ये आ जाएगा 3/2, 2 एकम 2, 2 और 1 3। इसको अपन किलोमीटर में अगर सही बदलें तो इसका हो जाएगा 1.5 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद महिमा का जो विद्यालय से जो दूरी है घर की वो कितना है, यहाँ पर देख सकते हैं 7/3। इसको बदलेंगे तो इसका आ जाएगा 2.3 किलोमीटर। तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा किसका दूर है, तो महिमा का। यहाँ लिखेंगे महिमा का विद्यालय घर से कितना दूर है, तो यहाँ पर लिख देंगे 5/6 किलोमीटर अधिक दूर है। इसको चाहें तो आप दशमलव में भी बदल सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आपकी उम्र कितनी है, आप अपनी उम्र और पिताजी की उम्र को जो भिन्न है उसके रूप में बदलिए। तो यहाँ लिख देते हैं मेरी उम्र 15 वर्ष है और पिताजी की उम्र है 35 वर्ष। तो इसका हम भिन्न लिखेंगे तो ऊपर लिखेंगे अपनी और नीचे लिखेंगे पिताजी की। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 11/35। अगला क्वेश्चन है आपका
ये 19वां क्वेश्चन दिया गया है, इसमें अच्छे से देख लीजिए। ये बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। क्या लिखा है देखिए, तो यहाँ दिया गया आपका कि एक आयताकार वस्तु को 12 समान भागों में बांटा गया है, तो प्रत्येक भाग का मान बताना है। तो यहाँ पर देखिए प्रत्येक भाग का जो मान होगा तो ऊपर एक भाग और नीचे कुल भाग, तो टोटल कितने बॉक्स हैं आपके 12, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20वां क्वेश्चन। इसको हमें क्या करना है, इसको आपको 54/144 को सरल रूप या फिर न्यूनतम पदों में व्यक्त करना है। तो ये आपका 18 से कट जाएगा, 18 × 54 और 18 × 8 = 144, तो इसका आ जाएगा आपका आंसर 3/8। इसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे, तो अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है 2/5 को भिन्न के रूप में प्रदर्शित करना है। तो ये पहले क्या करना है आपको, नीचे जितने बॉक्स लिखे हैं ये 5 लिखा है तो 5 आपको बॉक्स बना लेने हैं, 1 2 3 4 5। फिर इनके बाद 2 यहाँ पर दिख रहा है ऊपर, तो इतने ही बॉक्स आपको यहाँ पर कलर से भर देने हैं, तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है 2/3 की समतुल्य भिन्न लिखनी है, यानी 2 भिन्न और लिखनी जो इसी के समतुल्य हो। तो आपको 2 का पहाड़ा लिख देना है आगे, 2 दूनी 4 और 2 3 6। इसके बाद 3 का पहाड़ा लिख लेना नीचे, 3 दूनी यहाँ पर हो जाएगा 6 और यहाँ पर 3 दूनी की 6 के बाद 3 3 9 और ये कॉमा, इसी प्रकार से आपको ये आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दिया गया हमारा आंसर, तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, 2 का पहाड़ा लिखेंगे, 2 दूनी 4 और 2 3 6, नीचे 3 का पहाड़ा, 3 दूनी 6 और 3 3 9। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया 23वां, तो इसमें क्या दिया गया है 1/5 और 1/4 को आपका जोड़ करना है, यानी योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या दिया गया, इनको आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में और की जगह पर प्लस चिन्ह जो हमने यहाँ पर लिख लिया है। इसके बाद आपको गुणा करना है 1 का 4 में तो 4 आएगा, 1 का 5 में तो 5 आएगा। इसके बाद बीच में जो प्लस है वो प्लस रहेगा, नीचे का नीचे करोगे तो 20 आ जाएगा। उसके बाद ऊपर जुड़ जाएंगे तो 9 हो जाएंगे, नीचे का 20 रहेगा, यही जो आंसर है वो प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन है। तो क्या दिया गया इसमें देखिए, तो अगला लिखा है 24 में 2 ऐसी भिन्न धनात्मक आपको भिन्न लेनी है या भिन्नात्मक संख्या लेनी है जिनका योगफल कितना हो 1। तो हमने लिया है 1/2 और 1/2, इनका योगफल करेंगे तो इनका करेंगे, नीचे से देखेंगे आप कि दोनों के हर समान है तो एक बार लिख लेंगे और ऊपर वालों को ऐसे ही लिख के आप जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा 2/2, 2 से 2 कटेगा तो 1 आ जाएगा, यही हमारे सवाल का उत्तर है। नोट डाउन कर लें। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 25वां, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर हमारा 25। क्या दिया गया देखिए, तो ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए। इसमें लिखा है कि 3 मित्र अनिल, संजीव और संदीप के पास अलग अलग माप के तार हैं जिनकी माप क्रमशः 3/10, 11/15 मीटर और 2/5 मीटर है। बताइए सबसे अधिक लंबाई की तार किसके पास है। तो देखिए, तो हम इसको पहले क्या करेंगे, इसको आपको ये दिया है बटे में, तो इसको हम दशमलव बदलेंगे। तो पहले वाले का आएगा 0.7, दशमलव के बाद कितने भी जीरो बढ़ाए जा सकते हैं, 70 हो जाएगा। इसको बदलेंगे तो ये आ जाएगा 0.73, इसको बदलेंगे तो ये 0.40। अब सबसे अधिक किसकी लंबाई, तो आप देख सकते हैं ये 73 है, तो ये किसकी थी आपके बीच वाले की यानी संजीव की, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सबसे अधिक लंबाई की तार संजीव के पास है। अगला क्वेश्चन लिखा है आपका, यहाँ लिखा है रेखा संख्या रेखा पर आपको 1/4, 1/2 और 3/4 की लंबाई है वो रेखाएं खींचनी है, तो ये आंसर है आपका। इस प्रकार से बना लीजिएगा एक रेखा, उस पर ओ से ABC तक गिनती और ओ के नीचे 0, फिर 1 2 3 4 इसी संख्या में आपको निकालते जाना है और ये आपको बढ़ानी है। तो पहले के बटे में 1/4, 1/2, इसके बाद 3/4, तो ये आप इस प्रकार से कर लेंगे इनको, तो इसका जो आपका योगफल आएगा यहाँ पर, तो कितना यहाँ पर ये 1 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको कर लेना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका जी ये तो हो ही गया है, आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। यदि कोई डाउट है तो कमेंट में जाकर पूछ सकते हैं आप। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, मेरी अपने पापा के साथ सब्जी खरीदने बाजार गई। उसने 1/2 किलो टमाटर यानी आधा किलो टमाटर तथा एक सही 3/4 किलो आलू खरीदे, तो उसने कुल कितनी सब्जी खरीदी। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। तो ये रहा, इसको नोट डाउन करेंगे। तो इसका लिखा है टमाटर कितना खरीदा, आधा किलो, और आलू कितना खरीदा, एक सही 3/4 यानी 7/4 किलो। अब कुल सब्जी बतानी है तो दोनों को जोड़ेंगे, इसको और इसको,
ये जोड़ तो आप कर ही लेंगे, इसका इसमें गुणा होगा तो 4, 7 का 2 में हुआ तो 14, और नीचे का नीचे तो 8। अब ऊपर वालों को जोड़ दिया जाएगा तो 18, और नीचे 8 है, इसको काट लीजिए तो 2 से कट जाएगा, 2 चौको 8, 2 नम 18। यही हमारा आंसर हो जाएगा इस सवाल का। आप चाहें तो इसे भिन्न के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो इसका हम लिखेंगे, एक दिन में ऑटो से तय की गई दूरी आपकी कितनी हो जाएगी यहाँ पर। तो इसका आप ये कुल है आपकी, और ये आपकी यहाँ पर प्रतिदिन वह पैदल तय करता है। तो इसके बाद ये दोनों को हटाने के बाद जो बचेगी वो आपकी ऑटो की हो जाएगी। इनको घटाइए तो इस प्रकार से आएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका इतना। इसके काटेंगे तो आपका आ जाएगा 9/4 किलोमीटर। ये एक दिन की है। अब हमें कितने दिन की ज्ञात करनी है, 5। तो इसमें आप 4, यहाँ पर 9/4 में 5 का गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 45/4 किलोमीटर। इसको आप दशमलव में बदल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 29। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन 29, आप देख सकते हैं। तो अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। तो आइए हम इसका आंसर आपको दिखा देते हैं। तो क्या लिखा है, समा द्वारा लिया गया समय है आपका 15/2, इसको हल किया हमने। इसके बाद यहाँ पर नमिता द्वारा लिया गया समय कितना है, तो ये 17/2 है। 5 दूनी 10 और 7 17, नीचे जाएंगी था। इसके बाद इनका अंतर बताना है, तो दोनों को घटाएंगे हम। नीचे दोनों के हर समान है तो एक बार लिख लेंगे, ऊपर वालों को घटा देंगे तो ये आपका आ जाएगा 2/2। 2 से 2 कट जाएगा तो आ जाएगा 1 मिनट। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है 30वां। ये हमारा लास्ट प्रश्न है इस पार्ट का। क्या लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए। आप अपनी कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या पता कीजिए तथा संख्या रेखा पर निम्नलिखित भिन्नों को निरूपित कीजिए। तो पहला है आपका, कुल विद्यार्थियों की संख्या से लड़कों की संख्या को निरूपित करना है, करने वाली भिन्न, और कुल विद्यार्थियों की लड़कियों की संख्या निरूपित करने वाली भिन्न। और नीचे आपको लिखना है संख्या, मतलब पहली और दूसरे जो भिन्न हैं उन दोनों का योग करना है और अंतर ज्ञात करना है। तो आइए पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा यहाँ पर। तो मान लेते हैं कि जो कक्षा में लड़के हैं वो आपके 20 हैं और लड़कियाँ आपकी होने वाली 15। ये 35 नहीं, ये 15 लिख लीजिएगा। इसके बाद हमें पहला सवाल है, तो इसमें आपको किसकी लड़कों की संख्या के साथ लिखना है। तो आपका आ जाएगा 20/35। इसको आप काटेंगे तो ये आ जाएगा 4/7। इसके बाद अगला लिखेंगे, तो अगला हमारा निकालेंगे लड़कियों के साथ, तो 15/35। इसको काटेंगे आप तो ये आ जाएगा आपका 3/7। अब इनका हमें योग करना है एक बार, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद नीचे सेम है तो दोनों जोड़ जाएंगे तो 7/7 आएगा, कट जाएगा तो 1 आ जाएगा आपका। इसके बाद हमें इन दोनों भिन्नों को अंतर करना है, तो नीचे सेम है तो एक बार लिख लेंगे, ऊपर वालों को घटा देंगे तो आ जाएगा 1/7। यही हमारे इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आपने पूरा वीडियो देख लिया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अध्याय 8, रचनाओं का खेल। तो रचनाएं जो आप देखते हैं सभी प्रकार की, ये हमारी रचनाएं हैं। तो इन्हीं के आधार पर आपके जो प्रश्न आने वाले हैं उनके आपको आंसर देना है। तो पहला प्रश्न दिया गया, इसको देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, चित्र में दिखाए गए वर्ग के लिए सही नाम क्या है। ऑप्शन है A, B, C या D। तो इसका सही जो नाम हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, D, A, B, C। अगला क्वेश्चन दिया गया, इसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बकरी एक मैदान के बीच में खूंटे से बंधी है। मैदान का वह अधिकतम क्षेत्र जिसमें बकरी घास खा सकती है उसकी आकृति किस प्रकार से होगी। तो ये इस प्रकार से होगी, यहाँ पर खूंटा है और ये त्रिज्या है तो इसको इस प्रकार से खाएगी ये। तो ये किस प्रकार की आकृति है, तो ये वृत्ताकार, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसी चतुर्भुज के सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है क्या कहलाता है। तो ऑप्शन है किरण, व्यास, विकर्ण या त्रिज्या। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकर्ण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, तो यहाँ लिखा हुआ है, ज्यामिति संरचना या रचना के लिए किस उपकरण की आवश्यकता होती है, यानी कोई भी आकृति बनाने उसके लिए क्या चाहिए। तो ऑप्शन है प्रकार, चांदा, रूलर या सभी। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। पांचवा क्वेश्चन दिया है, आयत के प्रत्येक कोण की माप क्या होती है। तो ऑप्शन दिए गए हैं आपके अधिक कोण, समकोण, न्यून कोण या ऋजु कोण। तो इसका सही लगा देंगे आप, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, यानी समकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो चांदा जो आपने देखा होगा, चांदा की आकृति किस प्रकार होती है। ऑप्शन है वृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार या आयताकार या वर्गाकार। तो आप देखेंगे इस प्रकार से होता है चांदा। तो यहाँ पर ये होता है हमारा अर्धवृत्ताकार, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन हमारे आने वाले रिक्त स्थान, यानी 7 से लेकर 12 तक की आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
तो देखिए पहले पढ़ लीजिए। पहला दिया है आपका 10 के नोट की जो आकृति होती है वो किस प्रकार की होती है। तो इसका सही आंसर लगाएंगे आप आयताकार, यानी इस प्रकार से होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अगला क्वेश्चन दिया है घड़ी में सेकंड का जो कांटा है वो 12 से प्रारंभ कर जब एक चक्कर पूरा करता है तो किस प्रकार की आकृति बनती है। तो इसका हो जाएगा वृत्त के आकार की। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो 9वां दिया गया आपका, यहाँ पर वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा समद्विभाजित करते हैं। अगला क्वेश्चन है 10वां, तो इसका देखिए 10वां क्या लिखा है। वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु से उसके केंद्र के बीच की जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर त्रिज्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है तो यहाँ पर लिखा है आयत का जो प्रत्येक कोण होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पर 90 डिग्री का होता है माप। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक आयत है आपका PQR में शीर्ष दिए गए P और R पर जो आपके कोण बनेंगे तो वो कैसे होंगे, आमने सामने वाले होंगे, इन्हें कहेंगे सम्मुख कोण। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो अगला क्वेश्चन दिया गया आपका यहाँ पर 13 से लेकर 18 तक के जो क्वेश्चन है वो अतुल्य उत्तरीय प्रश्न है। तो पहला लिखा है अर्धवृत्त पर, यहाँ पर अर्धवृत्त बनाने के लिए प्रकार में कितनी लंबाई की त्रिज्या रखनी होगी जबकि व्यास की जो लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर दी गई हो। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। तो ये रहा, किस प्रकार से करेंगे। तो त्रिज्या की लंबाई बराबर करेंगे, जो भी होगी व्यास का उसका आधा कर देंगे, तो ये आंसर आपका आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा 14 क्वेश्चन नंबर हमारा। तो इसमें लिखा हुआ है एक वर्ग को घुमाने पर बनी आकृति की जो सभी कोणों की जो माप होगी वो कितनी कितनी होगी। तो यहाँ पर वर्ग की जो प्रत्येक कोण की माप होती है वो 90 होती है, चाहे उसको घुमाइए या वैसा ही रखिए। अगला लिखा है आपका डॉट पेपर पर एक वर्ग एवं आयत की संरचना बनानी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आयत की बनाएंगे चित्र। तो यहाँ पर ये आयताकार है, तो इसको अच्छे से देख लीजिए किस प्रकार से बनाना है। इसके आमने सामने की भुजाओं को आपको बराबर रखना है। इसके बाद अगला चित्र है वर्ग का, तो ये इस प्रकार से देख लीजिए। तो ये इस प्रकार से इसमें चारों भुजाएं कैसी होंगी, बराबर। तो नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, ये देख लीजिए, दोनों उतार लीजिए आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 16, तो ये दिया गया है 16वां क्वेश्चन। यहाँ पर स्केल व प्रकार की सहायता से 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग की रचना कीजिए। तो ये ऊपर चित्र है, आप बना लीजिए इसको। इसके बाद इसकी रचना लिखेंगे हम। तो ये रचनाएं हैं कि सर्वप्रथम हमने AB एक 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, फिर इस पर दो समान लंबाई के हमने दो यहाँ पर AD और BC लंब खींचे, फिर इनको आपको जो C और D थे उनको मिला दिया, तो इस प्रकार से हमें ये आकृति प्राप्त हो गई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। तो इसमें क्या लिखा है देखिए, यहाँ दिया गया आपका 6 सेंटीमीटर लंबाई और 2 सेंटीमीटर चौड़ाई के आयत की रचना करनी है आपको स्केल की सहायता से। तो 3 समान वर्गों में भी बांटना है। तो चित्र बना लीजिएगा इस प्रकार से, ये चित्र बनेगा कुछ, ठीक है। तो चित्र अच्छे से बना लीजिए। इसके बाद इसकी रचना के पद लिखते हैं। तो ये रहे रचना के पद, अच्छे से इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो सर्वप्रथम हमने 6 सेंटीमीटर लंबाई और 2 सेंटीमीटर यहाँ पर चौड़ाई का एक आयत बनाया। फिर दूसरे चरण में हमने फिर 90 डिग्री पर 2 सेंटीमीटर लंबाई के दो रेखाखंड PD और QE खींचे, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने दो रेखाखंड PD और PQ खींच दिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएंगे आपके आंसर, ठीक है। PD कहाँ पर है, ये है, और ये QE यहाँ पर ये है, दो खींच दिए। तो इस प्रकार से ये हमारे प्राप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एक वर्ग को वर्गाकार आकृति होने के लिए कौन कौन से गुणों की आवश्यकता होती है, यानी कौन कौन से गुण होते हैं। तो इसका आंसर आप लिखेंगे। तो ये रहा, ये निम्न गुण होने चाहिए। पहला तो आपका सभी भुजाएं हैं वो समान लंबाई की होनी चाहिए वर्ग में, और दूसरा प्रत्येक कोण है वो 90 डिग्री का होना चाहिए, और उसके जो विकर्ण हैं वो भी कैसे होने चाहिए, समान लंबाई के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 19। एक आयत की रचना कीजिए जिसमें एक विकर्ण सम्मुख कोण है उनको 45 और 45 में विभाजित करता हो। तो ये इस प्रकार से आप चित्र बनाएंगे। तो इसको अच्छे से चित्र को बना लीजिए। इसको बनाने के बाद इसके बगल में हम रचनाएं लिखेंगे। तो ये रहा रचनाएं किस प्रकार से लिखनी है आपको। तो पहला लिखेंगे सर्वप्रथम AB रेखाखंड खींचकर बिंदु A और B पर 90 कोण बनाते हुए AD व BC रेखाखंड खींचे। फिर दूसरा है बिंदु C और D को मिलाकर आयत ABCD बनाया। फिर क्या करेंगे, कोण C का जो यहाँ पर समद्विभाजक खींचते हैं जो उसे 45-45 में विभाजित करेगा। तो अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ये रहा इसका आंसर।
इसके बाद 20वां क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 20। तो इसमें क्या दिया है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की रचना करनी है। तो सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेंगे 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर। तो देखिए क्या करेंगे, सर्वप्रथम हम बिंदु O अंकित करते हैं। इसके बाद बिंदु O को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर 360 डिग्री घुमा देते हैं। तो इस प्रकार से तो ये हमारी संरचना प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका 21। तो 21 में क्या दिया गया क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ लिखा है, अपने परिवेश में 4 वर्गाकार व 4 आयताकार वस्तुओं को आपको बताना है, जिनकी आकृति इस प्रकार से हो। ये आयताकार होती है और जिसमें इस प्रकार की आकृति हो उसे वर्गाकार कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले लिखेंगे हम वर्गाकार, तो इनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये दिए गए हैं वर्गाकार में, कॉपी, टाइल, फोटो फ्रेम, कागज, शतरंज, बोर्ड। आयत में है आपकी किताब, दरवाज़ा, खिड़की, टेबल और ब्लैक बोर्ड। तो ये आप देख सकते हैं, ब्लैक बोर्ड की आप दीवारें देखेंगे तो आमने सामने की ही बराबर होती हैं। ठीक है, ऊपर वाली नीचे वाली से और सामने वाली आमने वाले से। 22वां क्वेश्चन है, स्केल और प्रकार की सहायता से एक कलाकृति बनाइए। बनाई गई कलाकृति में कौन कौन सी ज्यामितियाँ आकृतियों का उपयोग हुआ है या किया गया है वो लिखना है आपको। तो ये है आपका चित्र। तो ये अच्छे से बना लीजिएगा। इसमें आप देखेंगे तो एक आपका है वर्ग, एक है वृत्त और एक है त्रिभुज। तो यह है, इस आकृति में त्रिभुज, वृत्त एवं आयत का उपयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, आयत की रचना कीजिए जिसकी एक भुजा 3 सेंटीमीटर और विकर्ण की लंबाई 7 सेंटीमीटर हो। तो ये रहा, इस प्रकार से आपको ये रचना करनी है। तो चित्र आप अच्छे से बना लीजिए, देख लीजिए यहाँ पर किस प्रकार से आपको बनाना है। हम रचनाएं पढ़ देते हैं। सर्वप्रथम एक रेखाखंड AB बराबर 3 सेंटीमीटर खींचा। इसके बाद हमने बिंदु यहाँ से है, बिंदु B पर एक लंब क्या खींचा, BY खींचा। इसके बाद हम बिंदु A से चाप खींचकर बिंदु C पर लंब काटता है। ठीक है, तो यहाँ पर इससे चाप खींचेंगे और यहाँ पर C पर क्या काट देंगे, लंब काट देंगे। इसके बाद आपने क्या किया कि बिंदु C, ठीक है, C और A पर आपने लंब खींचा, जो बिंदु कहाँ पर मिलता है, D पर। तो ये अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पर 24 में एक घर का निर्माण करना है आपको जिसकी भुजाएं 6 हों। तो ये इस प्रकार से बना लीजिएगा चित्र। ये है आपका आंसर। इसको आप सीधे में बना लीजिएगा। यहाँ पर जगह कम थी इसलिए आड़े बना दिया। यदि आपके लिए जगह नहीं होगी तो आप भी यहाँ पर आड़े में बना सकते हैं। 25वां क्वेश्चन देखेंगे। तो एक आयत और एक वर्ग की रचना कीजिए जिसमें प्रत्येक का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर हो। तो ये आप चित्र बना लीजिएगा। पहले ये चित्र बनाएंगे, चित्र बनाने के बाद फिर इसकी रचनाएं लिखेंगे आप। तो ये रहा, सर्वप्रथम आप 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचें। इसके बाद A और B पर 2 लंब डालें जिनकी लंबाई आपकी बराबर हो। इसके बाद फिर C और D को मिला दें। इसी प्रकार से आयत का करेंगे। आयत में लिखेंगे आप, ये चित्र देख लीजिए और ये रचनाएं लिख लीजिए अच्छे से। वीडियो को रोककर आप अच्छे से रचनाएं लिख सकते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 26। इसमें आपको क्या करना है, एक 8 भुजा वाला आपको लेना है वर्ग, उसके अंदर आपको 4 वृत्त बनाने हैं। तो ये आप अच्छे से इसका नोट डाउन कर लीजिएगा। आंसर चित्र आपको दिख रहा होगा, इस प्रकार से बनाना है। तो ये आपके इसके पॉइंट हैं, इनको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। इसको हम जूम कर लेते हैं। तो ये रहा, तो एक बार पढ़ भी लेते हैं क्या लिखा है। सर्वप्रथम 8 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग खींचा, फिर वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदु EFGH अंकित किए। E और F से तथा G को H से मिलाया। ठीक है, E को F से तथा G को H से मिलाया। इस प्रकार प्राप्त वर्गों के मध्य बिंदु जो होंगे वृत्त के केंद्र होंगे। और जो आपके वृत्त के केंद्र है ना, बिंदु PQRS को केंद्र मानकर 2-2 सेंटीमीटर के आपने वृत्त खींच दिए। तो ये आपकी संरचनाएं प्राप्त हो चुकी हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 27। एक आयत की रचना कीजिए जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हो। यदि आपको वीडियो तेज लगता है तो आप वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं। तो ये रहा आपका आंसर इसका 27वां क्वेश्चन। तो इसमें आप चित्र बनाइए इस प्रकार से। इसके बाद लिखेंगे, सर्वप्रथम हमने AB बराबर 6 सेंटीमीटर भुजा की एक रेखाखंड खींचा। इसके बाद हमने फिर A और B पर 2 लंब खींचे जिनकी लंबाई कितनी थी, 4 सेंटीमीटर। फिर लास्ट में C और D को मिला दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वां। तो 28वें में आपको क्या करना है, यहाँ पर डॉट पेपर का प्रयोग करके 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का निर्माण करना है। तो देखिए इस प्रकार से करेंगे। तो अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से चित्र बनाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से डॉटेड 3 इधर से 3 इधर से इस प्रकार से मिला लेना है, 3-3 के। ठीक है,
इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ये रचनाएं लिखनी है, तो ये आप लिख लीजिएगा अच्छे से नोट डाउन करके। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 29। तो 29 में आप देखिए, एक वर्ग की रचना कीजिए जिसमें विकर्ण सम्मुख कोणों को दो बराबर भागों में बांटता है। तो ये आपका चित्र हो जाएगा। इसके बाद इसके हम वो लिख देते हैं रचनाएं। तो क्या है, सर्वप्रथम ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, चांदी की मदद से ए पर 45 डिग्री का कोण बनाया, फिर बिंदु ए व बी पर ए डी और बी सी लंब डाला, फिर बिंदु सी और डी को मिलाया। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इसका 30वां। तो इसमें लिखा है 8 सेंटीमीटर की रेखा खींचकर आपको तरंगित लहरों का निर्माण करना है। तो ये रहा इसका आंसर। अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए। आशा करते हैं आपको इसका आंसर दिख रहा होगा। हमने इसका प्ले लिस्ट बना रखा है, यदि नहीं देखा है तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आप अच्छे से लाइनें नोट डाउन कर लीजिएगा। जूम कर दिया है, आप अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए। अध्याय 9 जिसका नाम है आपका समिति। तो समिति यहाँ पर इसका नाम होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन होने वाला है इसका, तो उसको देख लेते हैं क्या लिखा है। तो पहला प्रश्न दिया गया, वर्गाकार आकृति को क्षैतिज ऊर्ध्वाधर आधा मोड़ने पर बनी आकृति में समिति की रेखाओं की संख्या कितनी होगी। ऑप्शन है 3, 4, 2 या 1। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से किस अक्षर में केवल एक ही सममिति रेखा है। तो ऑप्शन है टी, जेड, एक्स, एच। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी टी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा दिया गया है, ये आकृति दी गई है, आकृति में सममिति की रेखाओं की संख्या कितनी है। ऑप्शन है 4, 2, 8 और 6। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला दिया गया है, मैथ शब्द में कौन से अक्षरों के समूह में गुणन सममिति है। तो ऑप्शन दिए गए हैं ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी यानी एच और एस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया गया आपका यहाँ पर 5वां। तो क्या लिखा हुआ है देखिए, यहाँ दिया गया है, समबाहु त्रिभुज में सममिति की रेखाओं की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन है ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका जो सही हो जाएगा, तो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज है तो इसके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 यानी ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला है 6वां क्वेश्चन, दी गई आकृतियों में ऐसी आकृतियाँ जिनमें एक ही भी सममिति रेखा नहीं है। तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं ए, बी, सी या डी। तो इसका जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें 7 से लेकर 12 तक के आपके प्रश्न होने वाले हैं। तो आइए इनको स्टार्ट करते हैं किस प्रकार से आपको भरना है यहाँ पर। तो यहाँ पर दिया गया 7वां क्वेश्चन, किसी भी आकृति को 360 डिग्री भर लेना है, इसमें कोण पर घुमाने पर वह अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाती है। इसके बाद क्वेश्चन लिखा है 8वां। तो 8वें में दिया गया है, पतंग की आकृति में सममिति की रेखाओं की संख्या 1 होती है। कितनी होती है, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां, सममिति के न्यून कोण के क्या होते हैं। तो इसका हो जाएगा गुणज। अगला क्वेश्चन दिया गया 10वां। तो यहाँ देख सकते हैं, जब एक रेखा आकृति को 2 भागों में बांटती है जो कि मोड़ने पर एक दूसरे को पूर्णतया ढक लेते हैं, वह आकृति क्या कहलाती है। तो सममिति कहलाती है। क्या हो जाएगा, सममिति। तो ये छोटा मान लगा लेना, बड़ी यहाँ पर नहीं है, सममिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 10वां क्वेश्चन हमने भर लिया था। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा। तो इसमें क्या लिखा है आपका, आयत की लंबाई के अनुदिश मुड़कर पुनः चौड़ाई के अनुदिश मोड़ा जाता है, इस प्रकार बनी आकृति में सममित रेखाओं की संख्या कितनी होती है। तो 2। इसके बाद 12वां क्वेश्चन है, आकृति को जब एक निश्चित बिंदु के परिताप किसी कोण पर घुमाया जाता है तब वे मूल रूप से एक समान लगती हैं, ऐसे कोण आकृति क्या कहलाती हैं, घूर्णन कोण। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है 13 से लेकर 18 तक के जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है उनके उत्तर देख लेते हैं। तो ये प्रश्न नंबर आपका 13 होने वाला है। इसमें क्या दिया गया है, दी गई आकृति में सममिति की रेखाएं बनानी है। तो ये इस प्रकार से ये आकृति बनी मिलेगी आपको। तो इसमें आपको क्या है, एक खड़े में लाइन खींच देनी है और एक आड़े में। यही आपका आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर हमारा 14। इसमें दिया गया आपका, एक ऐसी आकृति बनाइए जिसमें 2 सममिति की रेखाएं हों। तो इस प्रकार से आप ये बना लेंगे। इसमें एक एरो का साइन बनाएंगे आप, उसमें एक आप ऐसे खड़ी में लाइन और एक आड़े में लाइन बना लेंगे, इस प्रकार की आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका 15वां। तो क्या लिखा है देखिए, यहाँ दिया गया, अंग्रेजी वर्णमाला के 2 ऐसे अक्षर लिखिए जिसमें सममिति की रेखाएं ना हो। तो इसके आंसर हो जाएंगे आपका एफ और जी।
अगला है सेंट्रल शब्द में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें केवल एक सममिति की रेखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका केटा। क्या हो जाएगा? केटा। ऐसे याद कर लेंगे तो याद रहेगा। तो CETA, तो इसे क्या पढ़ेंगे आप? केटा पढ़ सकते हैं आप याद करने के लिए। अगला क्वेश्चन दिया गया 17, एक आकृति में सममिति का न्यून कोण 30 डिग्री है, इस आकृति के अन्य सममिति के कोण भी क्या होंगे, इनको लिखना है। तो आपको 30 का पहाड़ा पढ़ लेना है। तो 30 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 30 एकम 30, 30 दूनी 60, 30 तिया 90, 30 चौको 120। इस प्रकार से आप ये बढ़ाते जाएंगे तो आपको कहाँ तक बढ़ाना है? 360 डिग्री तक। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन दिया है 18 है। तो 18वां क्वेश्चन क्या दिया गया है? यहाँ लिखा है दिए गए अधूरे चित्र को इस प्रकार पूरा करें कि जो रेखा है AB उसकी सममिति रेखा हो जाए, इस रेखा की सममिति। तो आइए इसका आंसर दिखा देते हैं। तो ये रहा इसका आंसर। तो आपको किस प्रकार से इसको पूरा करना है, इसी प्रकार का आकृति आपको इस प्रकार बना देना है तो ये पूरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए आपका 19 से लेकर 24 तक आपका लघुत्तरीय प्रश्न है। पहले आपको जो थे वो अति लघुत्तरीय प्रश्न थे। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है एक समान भुजाओं एवं समान कोणों वाला षटभुज की, यानी जो षटभुज है की आकृति बनाकर उसमें सममिति की रेखाएं आपको बतानी हैं। तो ये रहा इसका आंसर। तो ये आपका देख सकते हैं, इस प्रकार से आपको बना लेना है। इसका नाम रखेंगे ABCDE और F। इसके बाद इससे लाइनें खींच देंगे। तो इस प्रकार से आप लाइनें खींच लीजिएगा जिस प्रकार से दिखाई दे रही हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 20वां। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। इसमें क्या दिया गया देखिए, एक ऐसी आकृति बनाइए जिसमें यहाँ पर परावर्तीय सममिति और घूर्णन सममिति दोनों हों। तो इस प्रकार से ये चित्र बनाएंगे समबाहु त्रिभुज का, ये बन गया है। अब इसकी देखिए रेखाएं किस प्रकार से बनाएंगे। इसकी 3 सममिति रेखाएं होंगी। घूर्णन सममिति का जो न्यून कोण होगा वो आपका यहाँ से 3 से भाग दे देंगे 360 में, तो आपका आ जाएगा 120। घूर्णन सममिति के अन्य कोण आपके जो होंगे वो 240 और 360 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो इस प्रकार से ये क्या लिखा है देखिए। तो यहाँ पर दिया गया, इसको पूरा करना था आपको। दी गई आकृति के लिए दो और रेखाएं खींचिए जिससे कि एक ऐसी आकृति बन जाए जिसमें सममिति की एक रेखा हो। तो ये आंसर देख सकते हैं आप। तो इस प्रकार से ये बना है, इस प्रकार से आपको बना लेना है, इसी प्रकार से सेम टू सेम। अगला क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए क्या लिखा है। तो यहाँ लिखा है दी गई आकृति के लिए दिए गए चिन्ह यानी ये बिंदु के परितः सममिति के कोण ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर देख लेते हैं। सममिति के कोण तो ये रहे। तो इसका आपका जो आंसर होने वाला सममिति के कोण हो जाएगा 180 और 360। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका। तो यहाँ लिखा है नीचे दी गई आकृति में सममिति की रेखाओं की संख्या आपको ज्ञात कीजिए और उन्हें दर्शाइए। तो ये रहा। तो इसमें आपकी जो सममिति की रेखा होगी वो 1 होगी, इसमें आपकी 2 होंगी, इसके बाद इसमें आप गिन सकते हैं तो इसमें कितनी होंगी, 4 होंगी। इसके बाद आप एरो में देखेंगे तो इसमें 2 होंगी। तो अच्छे से बना लीजिएगा, ये अच्छे से आपको दिख रहा है। यदि वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी प्रकार से आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये 24वां क्वेश्चन है। ये आकृति दी गई है, आकृति के लिए घूर्णन सममिति का जो क्रम है वो बताना है। तो ये रहा इसका क्रम। तो यहाँ लिखेंगे इस आकृति में जो बिंदु है कि अनुदिश 2 स्थितियाँ 180 और 360 डिग्री में घुमाने पर प्राप्त आकृति ठीक मूल आकृति जैसी दिखाई देगी। अतः घूर्णन सममिति का जो क्रम होगा वो 180 और 360 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका जो 25 से 30 तक के हैं वो आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न होते हैं। तो 25वां लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला ए से लेकर जेड तक में कौन कौन से अक्षरों में एक सममिति की रेखा है बताइए। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर लिख लेते हैं। तो ये रहा। तो कौन कौन से हैं आपके, तो इसमें हो जाएंगे आपके ABCDEKMTUV और W। तो ये अच्छे से लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका 26वां। तो इसमें लिखा है ABCD एक वर्ग है, कितने घूर्णन क्रम के पश्चात वह पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में होगा, प्रत्येक स्थिति का चित्र बनाना है। तो ये रहे चित्र, आप अच्छे से बना लीजिएगा। तो ये बॉक्स हैं, इसके बाद ये आपको अच्छे से बनाकर इनको दर्शाना है। तो पहले इस प्रकार से था, फिर 90 डिग्री घुमाया, फिर 180 डिग्री, फिर 270 और फिर 360 डिग्री में पुनः उसी स्थिति में आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया 27। तो 27 में क्या लिखा है, दी गई आकृतियों में से किन आकृतियों में एक से अधिक सममिति के कोण हैं, आकृतियों के चित्र बनाइए और घूर्णन कोणों को भी दिखाइए। तो देखिए ये हैं आपकी आकृतियाँ, आपको दिख रही होंगी आपकी बुक में। तो यहाँ पर ये अच्छे से देख लीजिए, इस प्रकार की आकृति बनी हुई यहाँ पर। तो
तो इसके आपके जो चित्र बनेंगे यहाँ पर देख सकते हैं, ये बनेंगे, अच्छे से बना लीजिएगा। पहला 60, तो यहाँ पर देखेंगे 1 और 3 का आपको गुणन करना है, तो ये 1 2 3 4 और 5 और ये 6 बनेंगे। पहले हमने थोड़ा घुमाया, फिर इस प्रकार से, फिर इस प्रकार से, इस प्रकार से घुमाते घुमाते हमने लास्ट में ये पूरा 360 डिग्री घुमा दिया। इसके बाद तीसरे को कैसे घुमाएंगे, तो ये तीसरे का रहा, इस प्रकार से ये आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। आशा करते हैं वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन दिया है आपका, देखिए इसमें क्या लिखा है, अंग्रेजी वर्णमाला के ए से जेड तक के सभी अक्षरों की सूची इस प्रकार बनाइए कि जिन्हें अब आपका दिया है ऑप्शन, ये आपके मतलब सवाल दिए हैं, अब इनका आंसर लिखेंगे। तो ये आपका पहला जो है ए, इसका आंसर ये है आपका AHIMOTUVWXYZ। इसके बाद क्षैतिज सममिति की रेखाएं जो दर्शाती हैं तो वो है BCDEHIKOX, और लास्ट का जो है क्यू वाला, तो उसको देखिए उसका लिखेंगे FGJLPQRSQ, यहाँ पर Z, तो ये हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, तो अगला दिया 29वां, तो 29वें में आपको क्या करना है, 2 आकृति बनानी है। तो देखिए ये पहली वाली आकृति है इस वाले क्वेश्चन के हिसाब से। इसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, तो उसकी आकृति आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, ठीक है, ये दिया गया है। इसके बाद ये आपकी लाइन दी गई है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 30वां, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला इस पार्ट का। तो इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पर ये आकृति दी गई, उनके नाम लिखे हैं, और यहाँ पर आपको चित्र बनाना है और सममिति रेखाएं दर्शानी है, और यहाँ पर कितनी रेखाएं हैं सममिति की उनको आपको लिखना है। तो देखिए पहला आपका जो चित्र है वो है त्रिभुज, क्या है, समबाहु त्रिभुज। तो इस प्रकार से इसमें कितनी आपकी रेखा है, 3। अगला है समद्विबाहु त्रिभुज, इसमें आपकी कितनी रेखा है, केवल 1। इसके बाद अगला है आपका वर्ग, तो वर्ग में कितनी भुजाएं हैं आपकी, 4 सममित रेखाएं हैं। इसके बाद है आपका समषटभुज, तो इसका हो जाएगा आपका इस प्रकार से चित्र, ये इसमें कितनी है, 6। अगला है विषम त्रिभुज, तो ये विषम में कितना होता है आपका, 0। ये पतंग है, तो पतंग में कितना होता है, केवल 1। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, शून्य के दूसरी ओर पार्ट का नाम है जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद हम इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो ये रहा हमारा पहला प्रश्न, तो यहाँ लिखा हुआ है आपका रिक्त स्थान दिया गया है यहाँ पर, मतलब डॉट डॉट लिखा है। इसके बाद ये संख्या दी गई, फिर डॉट डॉट है। इन संख्याओं को क्या कहते हैं, ऑप्शन है प्राकृतिक, पूर्णांक, पूर्ण या विषम। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 0 से शुरू होकर प्लस में और माइनस में जो संख्या लिखी होती है उसे पूर्णांक संख्याएँ कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है -17 का परवर्ती क्या है, ऑप्शन है 18 है माइनस का 16, प्लस का 18 और यहाँ पर प्लस का 16। तो परवर्ती में हम क्या जोड़ते हैं, हमेशा +1 करते हैं, तो इसमें 1 जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पर ये अलग अलग चिन्ह घट जाएंगे, तो ये -16 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक वही होगा जो यहाँ पर कट जाएगा, यानी दशमलव में नहीं जाएगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये 2 से कट जाएगा तो ये 3 आ जाएगा, ये बिना दशमलव वाला है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, तो क्या दिया गया है, इसमें लिखा है आपका देखिए, तो यहाँ लिखा है पूर्णांकों का योगफल हमेशा होता है, तो ऑप्शन आपके दिए हैं पूर्णांक, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण या विषम। तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पूर्णांक का हमेशा योग क्या होता है, पूर्णांक ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया पूर्णांक -6 का योज्य प्रतिलोम क्या होता है, ऑप्शन है ए, बी, सी या फिर डी। तो यहाँ पर योज्य प्रतिलोम में आपका क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा और प्लस है तो माइनस हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पर -6 है तो आंसर में आपका प्लस का आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला दिया गया है 6वां, निम्नलिखित में से आपका जो कथन है वो कौन सा सही है। तो यहाँ पर दिया गया आपका माइनस में जितनी बड़ी संख्या होगी वो उतनी ही छोटी होती है। तो यहाँ पर इसमें कहा गया है कि ये -7 बड़ा है 3 से, तो गलत है। इसमें ये कह रहा है कि -7 है वो -3 से बड़ा है, ये भी गलत है। इसमें कहा है कि ये -3 है वो 7 से बड़ा है, तो ये गलत है। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7, यानी ऑप्शन नंबर डी वाला -7 छोटा है -3 से, यानी माइनस में उल्टा हो जाता है, जो बड़ी संख्या होती है वो छोटी हो जाती है और छोटी संख्या है वो बड़ी हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया गया रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए यहाँ पर लिखा है 7 से 12 तक। तो पहले लिखा है आप में इसमें क्या पूछा है, -1 का पूर्ववर्ती बताना है, यानी 1 में से आपको 1 को घटा देना है।
पूर्ववर्ती में एक घटाते हैं और परवर्ती में एक जोड़ते हैं, तो ये आ जाएगा -2, यानी ये भर जाएगा। इसके बाद इन दोनों के बीच में आपको पूर्णांक मिलेगा 8। इसके बाद इसमें हम क्या जोड़ें कि +17 में कि 0 हो जाए तो -17 हो जाएगा। इसके बाद आप इन दोनों को हल करेंगे तो यहाँ पर ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो दोनों जुड़ जाएंगे तो ये आ जाएगा -60। अगला है आपका संख्या रेखा पर -7 शून्य के किस ओर होगा, तो ये लेफ्ट साइड होगा यानी बाईं ओर होगा स्थित। अगला 12वां क्वेश्चन है, एक संख्या धनात्मक पूर्णांक में से बड़ा धनात्मक पूर्णांक घटाया जाए तो परिणाम हमेशा क्या आएगा, ऋणात्मक पूर्णांक आएगा। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये दिया गया है, तो इसमें 13 से लेकर 18 तक के जो अतिलेख उत्तरी प्रश्न हैं उनके उत्तर दिए गए। तो यहाँ लिखा है -39 और यहाँ पर -41, ये चिन्ह दोनों के एक से हैं इधर, तो ये दोनों माइनस माइनस होकर क्या बन जाएंगे, प्लस हो जाएगा। और ये माइनस है और ये 41 प्लस है, तो यहाँ पर ये दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं इसलिए ये घट जाएंगे, तो 41 में से 39 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 2। बड़ी संख्या जिस चिन्ह की होती है वही आंसर आता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो 14वां दिया गया आपका, तो इसमें आपको -7 और +7 को रेखा पर निरूपित करना है, जो इसका आंसर आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो अच्छे से इस प्रकार से ये लाइन बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा वीडियो, तो आप लाइक कर दीजिए और वीडियो को यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 15वां क्वेश्चन है, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए -2 और -4 का योगफल ज्ञात कीजिए। तो ये रहा इसका आंसर, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। तो ये रहा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पर, तो ये रहा अगला क्वेश्चन हमारा 16 है। तो इसमें आपको क्या करना है, इनको हल करना है। तो देखिए ये यहाँ पर 59 लिखेंगे, इसके बाद ये डबल माइनस हो गए तो एक से चिन्ह है तो ये आ जाएगा प्लस का, यहाँ भी ये डबल हो चुके हैं तो ये आ जाएगा प्लस का। इसके बाद आप देख सकते हैं तीनों में प्लस चिन्ह है तो ये तीनों जुड़ जाएंगे, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 80। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 17 है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, रीमा ने 500 रुपये से अपना बचत खाता पोस्ट ऑफिस में खुलवाया। खुलवाने के बाद आपका क्या है, फिर दूसरे दिन 70 रुपये जमा करवा दिए या करवाए। अगले दिन 415 रुपये निकाल लिए। बताइए रीमा के बचत खाते में कितने रुपए शेष बचे हैं। तो इसका आंसर आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये रहा। तो देखिए क्या है, उसने पहले रीमा ने कितने रुपए जमा कराए, 500, फिर इसके बाद 70 और, तो टोटल जमा हो चुके हैं 570 और निकाले कितने हैं आपके 415 रुपये। तो इनका जो अंतर निकल जाएगा वो आपका आ जाएगा 155, यही इसकी शेषफल जो बचेगी राशि वही होगी। अगला क्वेश्चन है 18वां, किसी दिन कश्मीर का तापमान -10 डिग्री सेल्सियस था और मनाली का जो तापमान था वो -4 डिग्री सेल्सियस था। तो आपको ये बताना है कि यहाँ पर सबसे ठंडा शहर कौन सा है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पर बताना, तो कश्मीर का जो तापमान इतना है, मनाली का इतना है। तो इसमें आप देखेंगे कि ये वाला जो तापमान है वो यहाँ पर ज़्यादा है, यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 19वां। तो ये दिया गया है, ऐसे 5 पूर्णांक विभिन्न पूर्णांकों का योगफल बताना है, जोड़ी बतानी है आपको, जिनका योगफल -7 है। तो ये रहा आंसर इसका, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये है आपका, तो आपको अच्छे से लिख लेना है इनको और नोट डाउन कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्या दिया है, 20वां। तो ये रहा 20वां प्रश्न, रमेश एक पूर्णांक के बारे में सोचता है, वह उसमें से 12 घटाता है तो परिणाम -6 प्राप्त करता है। रमेश ने कौन सा पूर्णांक सोचा था। तो इसका लिखेंगे, माना कि पूर्णांक आपका x है और प्रश्न अनुसार आपका जो आपका सवाल होगा तो ये रहा। तो इसमें क्या करेंगे, x में से 12 कम करेंगे तो आपका बराबर में आ जाएगा -6। इसके बाद ये माइनस का इस साइड आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। प्लस का होने के बाद ये दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं तो ये घट जाएंगे, तो उत्तर आपका आ जाएगा 6। चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आता है जो बड़ी होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर ये दिया गया है, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो इसका देखिए किसमें का हम सल्यूशन बता देते हैं आपको। दोपहर 2 बजे का जो तापमान है वो 29 डिग्री सेल्सियस है प्लस में। फिर शाम का आपको बताना है कि कितना कम हुआ है। तो पहले 29 था, फिर 4 बढ़ गया, फिर इसके बाद 2 कम हो गया, फिर 6 कम हो गया। तो इसका आ जाएगा आपका, ये दोनों प्लस के हैं तो ये जुड़ जाएंगे, तो ये आपके कितने हो जाएंगे 33। और इसके बाद ये दोनों माइनस के हैं तो ये भी जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा -8। अब इन दोनों को घटा देंगे तो बड़ी संख्या प्लस की, इसलिए उत्तर प्लस में 25 आ जाएगा। तो नोट डाउन कर लीजिए। 21 के बाद अगला क्वेश्चन है आपका 22। तो ये रहा 22वां क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा है, ऐसे 2 पूर्णांक लिखिए जिनका योगफल 8 है और अंतर भी आपका 8 है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ऐसे पूर्णांक 0 और 8 हैं, योगफल करेंगे तो भी 8 है
और अंतर करेंगे तो भी आपका कितना है 8 ही है, आप देख सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। यदि वीडियो तेज लग रही है तो आप रोक कर भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन 23वां, तो ये रहा प्रश्न नंबर 23 और इसका सलूशन भी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पर ये अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे आप। तो यहाँ लिखेंगे ऐसे युग्म आपके युग्म में लिखे हुए हैं, प्रत्येक युग्म का योगफल करना है। तो आपका प्रत्येक युग्म का जो योगफल है वो 6 ही आ रहा है। इसके बाद आपको ये ड्राइंग बनाना है इसके नीचे, यानी ये लाइन है, तो आप अच्छे से इसको बना लीजिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो अगला प्रश्न दिया गया आपका, एक कोई विद्यालय है, विद्यालय द्वारा कोई प्रतियोगिता आयोजित किया गया है, इसमें अंक 2 का टोकन है और -1 का टोकन है। तो आपको ये बताना है कि दोनों टीमों को मिलाकर कितने आपके टोकन अंक वाले थे, 2 प्लस में और -2 वाले टोकन प्राप्त किए। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, प्लस अंक 2 प्लस 2 अंक प्राप्त करने वाले आप जो टोकन है वो कितने हैं 15 और -1 अंक वाले टोकन कितने हैं 11 है। तो ये कर लीजिएगा। इसके बाद लिखा है टीम ए और टीम बी को कितने कितने अंक प्राप्त हुए। तो ये आपके आंसर हैं, इसके अच्छे से नोट डाउन कर लेना। तो यहाँ पर इसको करेंगे तो ये गुणा कर लीजिएगा और गुणा करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 9। इसके बाद बी को कितने मिले, तो ये आप इसको हल करेंगे तो आपका आ जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन दोनों टीमों का अंतर बताना है। तो 10 में से 9 जाएंगे तो कितना आएगा 1। अगला क्वेश्चन, तो अगला प्रश्न दिया गया है, इसको अवरोही क्रम में लिखना है, यानी घटते क्रम में बनाना है। तो घटते क्रम में सबसे पहले बड़ी संख्या आएगी जो प्लस की होंगी, तो प्लस में लिखेंगे। फिर इसके बाद माइनस में जो सबसे छोटी होगी इससे घटते क्रम में लिखते जाएंगे सबसे बड़े माइनस के पूर्णांक की ओर। अगला क्वेश्चन है 26। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 26 हमारा। इसमें देख लीजिए, इसमें ये आपका दिया गया प्रश्न, इसके बाद इसके आंसर आपको दिखा देते हैं। तो ये रहे आंसर, तो इनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। यदि कोई डाउट आता है तो कमेंट में जाकर आप पूछ सकते हैं, तो इनको नोट डाउन अच्छे से कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख देते हैं क्या दिया है। तो अगला क्वेश्चन आपका दिया गया 27वां। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 17 यानी 27। तो इसका आपको हल देखिए यहाँ पर क्या करना है। तो ये दिया गया इसका हल, इसको हल नोट डाउन कर लीजिए। तो इसको अच्छे से भर लीजिएगा जो आपके इसमें आंसर में दिखाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है 28वां। तो 28वें में ये दिए गए हैं आपके, तो इसका भी आपको सल्यूशन दिया जाता है, ये रहा। ठीक है, तो इसको आपको चित्र बना के यहाँ पर बनाना है। तो इसमें क्या करेंगे, ये डायग्राम है, इसको आप एक बार और बनाएंगे। अब इसमें आपको क्या करना है, पहले आपको गोला लगाना है। तो इस प्रकार से गोला लगा लेंगे हम। इसके बाद गोला लगाने के बाद फिर इनको काटेंगे। तो एक लाइन ऐसे में, एक लाइन ऐसे में, फिर ऐसे खींचते जाएंगे। तो इस प्रकार खींचने के बाद जो आपकी लाइनें आ जाएंगी पूरी कटने के बाद, तो इस प्रकार से आपका जो डायग्राम वो बन जाएगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद इनका योगफल भी करना है। तो ये रहा इसका योगफल, गोला की गई लाइनों का योगफल करेंगे आप, मतलब संख्याओं का। तो ये -6 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तो ये रहा अगला क्वेश्चन, ये देख लीजिए, इसको भरना है आपको। तो इसका भरने के लिए आपको यहाँ पर ये आंसर है इसका, देखिए क्या क्या दिया गया है, ये आपका दिया है। तो इसके क्वेश्चनों का आपको आंसर दिया जाएगा, देखिए ये रहा। तो इसको अच्छे से नोट डाउन करना है। पहले तो आपको बताना है कि ABCDEF की जो विभिन्न स्थितियाँ हैं वो कौन कौन से पूर्णांक हैं। तो ए पर है -100, बी पर है +100, सी पर है -150, डी 200 है, ई आपका -100 है यानी 100 है। इसके बाद एफ जो आपका है वो 50 है। अगला क्वेश्चन है आपका कि बिंदु ए और बिंदु डी के पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो ये दोनों ए और डी का आपको योगफल करना है। तो ये आपको हो जाएगा, ए का ये है और डी का आपका ये है। तो एक प्लस एक माइनस तो घट जाएंगे, तो ये आ जाएगा 100। अगला क्वेश्चन है, तो अगला दिया गया आपका बिंदु बी और सी के पूर्णांकों का अंतर बताना है। तो बी आपका है 100 और सी है आपका -150। इन दोनों के चिन्ह माइनस है, इसलिए ये हो जाएगा प्लस और इनको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 250। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन ये रहा, कौन कौन से बिंदुओं के पूर्णांक समान हैं। तो इसमें होगा बिंदु ए और बिंदु ई के पूर्णांक कैसे हैं समान, जो कितने हैं -100। बिंदु एफ और ई के पूर्णांकों का अंतर, तो इनका अंतर करेंगे, ये दोनों माइनस हैं इसलिए ये प्लस हो जाएगा, प्लस होने के बाद ये दोनों जुड़ जाएंगे तो आ जाएगा 150। अगला क्वेश्चन है 30वां जो आपका लास्ट है। तो इसका आपको सोल्यूशन यहाँ पर देखिए, अच्छे से इसको हल कर लीजिए और यहाँ पर ये नोट डाउन कर लीजिए। तो यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। तो